हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो न्यूज़ेज आ रही हैं कि वाई अमेरिका सो मच लव फॉर इजराइल। अमेरिका इजराइल को इतना ज़्यादा प्यार क्यों करता है अदर देशों के मुकाबले। तो हम आज समझेंगे कि इसका रीजंस क्या है, इसमें इकोनॉमिक रीजंस क्या है, इसका जियोपॉलिटिकल रीजंस क्या है। हम सारे एंगल्स पे ध्यान रखेंगे। ओके, तो आइए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने इस नए डिस्कस को। आपसे अनुरोध है कि अगर आप लोग पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग जैसा कि मैप देख रहे होंगे तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान होगा, जब आप मैप देख रहे होंगे तो ये है हमारे लिए पश्चिम एशिया है और यूरोप से ईस्ट में है तो इसको ईस्ट एशिया कहते हैं। ओके, तो आप लोग देख रहे होंगे ये मेजर प्लेयर्स हैं यहाँ पे जो देश हैं, जैसे लाइक सऊदी अरबिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन, इजराइल, मिस्र, टर्की भी यहीं पास में, टर्की भी है, यमन, ओमान, यूएई, ये ईरान। ठीक, ये मेजर प्लेयर्स यहाँ पे हैं। इस सारे कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। ओके, ये जो सारी चीज़ों की शुरुआत होती है सेकंड वर्ल्ड वार के बाद होती है। आप लोगों को पता होगा कि जब सेकंड वर्ल्ड वार का मतलब एंड आ रहा था तो उस टाइम ऑफ पीरियड पे जो यूरोपियन पावर थी लाइक फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी, ये सबका ह्रास हो रहा था, ये सबका डिक्लाइन हो रहा था और जो अमेरिका है वो एक मोस्ट पावरफुल कंट्री बन के वैश्विक पटल पे आ रहा था। ठीक है, वैश्विक पटल पे आ रहा था। तो अब अमेरिका के लिए चैलेंज जो था वो इन कंट्री से नहीं रह गया। मतलब अमेरिका को जो चैलेंज रहा है वो ना अभी यूके से रह गया ना फ्रांस से रह गया, इन सारे देशों से उसे कोई चैलेंज नहीं रह गया। उसका जो चैलेंज था उस टाइम ऑफ पीरियड पे सबसे ज़्यादा वो था रूस, जिसको उस समय पे यूएसएसआर कहते थे, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोशल रिपब्लिकन इसका पूरा नाम था, तो ये उसको बोलते थे। तो नॉर्मल सी बात है। तो अमेरिका ने, अगर आप देखेंगे 1945 के आसपास भी अमेरिका, हालांकि उस टाइम पे इजराइल का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में फॉर्मेशन नहीं हुआ था, लेकिन जब यहूदी उस जगह आ रहे थे, मतलब पैलेस्टीन जो आज है वहाँ पे यहूदी लोग आ रहे थे, तो उस टाइम पे भी अमेरिका कोई खास नीति नहीं थी उनको लेके। ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी उन्हें देता। यहाँ तक कि आप देखेंगे तो 60 तक अमेरिका मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था इजराइल को। हालांकि वो सपोर्ट तो करता था, लेकिन जो आज सपोर्ट करता है इतना सपोर्ट नहीं करता था। अगर आप देखेंगे तो इजराइल का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1948 में हुआ था, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंग हुआ था, और जिसको अरब देशों ने नहीं माना था। लेकिन इजराइल, इस रेजोल्यूशन के बाद इजराइल का फॉर्मेशन हो गया एज ए देश के रूप में। और उस टाइम ऑफ पीरियड पे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो थे हेनरी ट्रूमैन। ठीक, जो हेनरी ट्रूमैन थे उन्होंने इजराइल को 1948 में ही मान्यता दे दिया था उसके फॉर्मेशन के साथ ही। अगर हम उस टाइम ऑफ पीरियड की वैश्विक स्थिति को देखें, वैश्विक जो रणनीतिक स्थिति, वैश्विक पॉलिटिक्स उस टाइम पे कैसी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि इस समय हमने बात किया कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम का समय है, मतलब इंड हो रहा है और यूरोपीय जो पावर है वो समाप्त हो रही है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर यूरोपीय पावर समाप्त हो रही है तो कोई ना कोई आएगा जो उनकी जगह लेगा। तो नॉर्मल सी बात, उस टाइम ऑफ पीरियड पे अदर कंट्री के पास तो उतना एलिजिबिलिटी नहीं थी, मतलब एबिलिटी ही नहीं थी, योग्यता ही नहीं था, क्षमता ही नहीं था, कैपेसिटी ही नहीं था, ना किसी के पास उतना फाइनेंशियल पावर थी। बिकॉज आपको जानते होंगे युद्ध का कास्ट इतना ज़्यादा पड़ा कि जो यूरोपियंस पावर है बेचारे वो तबाह हो गए। एशिया में तो कोई पावर बचा ही नहीं था। मतलब इंडिया तो पहले से ही कॉलोनी थी यूनाइटेड किंगडम की, तो कोई चांस नहीं था। उसका हाल वही था, चीन का हाल वही था। जापान हाँ एक पावरफुल नेशन था और वो काफ़ी ज़्यादा स्थिति में भी था। लेकिन आपको पता होगा जब अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए जापान के ऊपर तो जापान भी सरेंडर बोल गया। तो नॉर्मल सी बात है, अब सबको लग गया था कि जो वर्ल्ड पावर है वो कौन बनेगा, यूएस बनेगा। लेकिन यूएस को अचानक से चुनौती कहाँ से मिली, यूएसएसआर से। बिकॉज यूएसएसआर जब मतलब अपने यहाँ कम्युनिस्ट शासन को अपनाया 1917 में, उसके बाद से बहुत रैपिडली ग्रोथ किया उसने, और रैपिडली ग्रोथ करते हुए एक वर्ल्ड का मतलब मोस्ट पावरफुल कंट्री बन के वो भी निकला। इसलिए आप देखे होंगे सेकंड वर्ल्ड वार के पहले का जो समय था वो मल्टीपोलर था, उसको हम लोग मल्टीपोलर करते हैं। मल्टीपोलर मतलब कोई एक पावरफुल कंट्री नहीं थी। ओके, मतलब बहुत पावरफुल जो शक्ति का केंद्र है, पावर सेंट्रलाइजेशन एक जगह नहीं था, बहुत सी जगह था। लाइक फ्रांस भी था, जर्मनी भी था, रूस भी था, अमेरिका भी था, यूनाइटेड किंगडम भी था। लेकिन अमेरिका इन सारे पॉलिटिक्स से उस टाइम पे दूर था, कह सकते हूँ अपने आप को बिल्ड कर रहा था आगे के लिए।
तो अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती इस समय मिली वो पश्चिमी यूरोप के देश से नहीं मिली, इन सबसे तो नहीं मिली, उसको जो चुनौती मिली वो यूएसएसआर से मिली। ओके, यूएसएसआर से मिली। उसके बाद हम देखते हैं कि इस समय भी अमेरिका जो है इजराइल को लेकर उतना अस्वस्थ नहीं, मतलब इतना क्लियर उसकी नीति नहीं थी, अस्वस्थ थी, ठीक है। हालांकि इस समय तक मध्य पूर्व में जो तेल के भंडार हैं, आप लोग देखेंगे तो मध्य पूर्व में जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेल के भंडार हैं। आप ये मैप देख रहे होंगे तो आप लोग ये देख रहे हैं, ये मतलब तेल भंडार के लिहाज से ये एक मैप है, उसे आप लोग देख रहे होंगे। मतलब यहाँ पे ये सारे तेल जो भंडार हैं मध्यपुर के, ये इनका लोकेशन है। ओके, ये आप गल्फ ऑफ ओमान देख रहे हैं, ये पूरा आप देख रहे हैं पर्शियन गल्फ है, मतलब एक तरीके से ये पर्शियन गल्फ है। ओके, यहाँ पे सारे तेल के भंडार हैं। तो नॉर्मल सी बात है, तेल का पता यहाँ पे चल गया था तो देश का जो इंटरेस्ट है वहाँ पे जगेगा ही, बिकॉज ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं। और अगर आपको अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स है इनको और ज़्यादा ग्रो करना है तो नॉर्मल सी बात है आपको इन नेचुरल रिसोर्सेस की ज़रूरत होगी। और उस टाइम में पीरियड पे पश्चिम यूरोप अमेरिका सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है, तो उनको इस नेचुरल रिसोर्सेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और पता होगा कि आप लोग ये मैप देख रहे होंगे, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस क्लियर वाले मैप में। तो ये आप देख रहे होंगे इस मैप पे आप लोग देखिए, ये क्या है, ये इंडियन ओशन है। ओके, ये इंडियन ओशन है और ये क्या है, ये मेडिटेरियन सी है। ओके, तो जो इंडियन ओशन है वो क्या करता है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो आप ये देख रहे होंगे, ये है रेड सी। ओके, ये रेड सी है और ये मेडिटेरियन सी है। तो ये यहाँ पे इस टाइम पे स्वेज नहर था। स्वेज नहर का जो फॉर्मेशन है वो 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही हो गया था, जो मिस्र से होकर गुजरता है। ओके, तो यह क्या करता है, स्वेज नहर जो है वो जो रेड सी है इसको मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है, जो यूरोप पहुँचने का सबसे शॉर्ट रूट था अब तक का। मतलब एशिया से अगर आपको यूरोप जाना है तो सबसे शॉर्ट रूट था। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो ऑयल के साइट्स हैं, ऑयल रिसोर्सेस हैं यहाँ पे हैं। ओके, और कनेक्टिविटी देखिए, यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से चले जा रहे हैं, यूरोप चले जा रहे हैं, यूरोप से फिर वहाँ जा रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ से अमेरिका। तो ये सबसे शॉर्ट रूट था और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेड यहाँ से होने लगा था। तो नॉर्मल सी बात है, अब इस जो जगह है इसका जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है वो अपने आप बढ़ गया था। ओके, अपने आप बढ़ गया तो नॉर्मल सी बात है, इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा तो कोई भी देश रहेगा तो वो कोशिश यही करेगा कि इसका वो कंट्रोल हो। नॉर्मल सी बात है, जो वर्ल्ड पावर होगी उसी कंट्रोल, वो अपना कंट्रोल यहाँ पे करना चाहेगी। तो आप लोग ये सब क्लियर देख सकते होंगे, ये रेड सी है और ये स्वेज नहर ये कहा गया हुआ, ये मेडिटेरियन सी है, दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, जो मेडिटेरियन सी से यूरोप के देश लगे हुए हैं। तो आप लोगों ने देख लिया होगा। स्वेज नहर को लेकर आप लोग 1956 में एक अटैक भी देख लिए होंगे कि फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल ने मिलकर मिस्र पे अटैक भी किया था उसके लिए। अब इसको भी आप लोगों के ध्यान में रहा होगा। लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा अमेरिका का सपोर्ट आता है वो आता है 1967 के अरब इजराइल वार के बाद। इसके बाद अमेरिका एकदम से मतलब कह सकते हैं ब्लाइंड सपोर्ट करने लगता है इजराइल को। बिकॉज जानते हो क्यों? इसका सबसे ज़्यादा रीज़न है कि इस वार में अरब और इजराइल लड़ रहे थे। अरब में काफ़ी देश थे, जो मेन फोर्स थी वो था सीरिया, मिस्र और जॉर्डन, ये लोग मेन, और ये लोग इजराइल के अगेंस्ट लड़ रहे थे। और इस युद्ध में हालांकि इजराइल को वेस्टर्न यूरोप से और अमेरिका से हथियारों की आपूर्ति आ रही थी, तभी ये वर्ल्ड मतलब युद्ध जीत भी सका था। लेकिन इसके बाद अमेरिका ने इसको ब्लाइंड सपोर्ट देना शुरू कर दिया। मतलब क्यों जानते हो, इसने देशों को हराया भी, उनके कुछ क्षेत्र में कब्जा भी कर लिया। ठीक है, तो मतलब इससे अमेरिका को लगा कि अगर इस एरिया में, मतलब अब अगर पश्चिम एशिया में, जो ये पश्चिम एशिया का मैप है, अगर यहाँ पे यूएसएसआर के प्रभाव को रोकना है तो यहाँ पे एक ऐसी पावर चाहिए, एक ऐसा पावर चाहिए जिसका यूएस से अलाइन हो और वो भी यूएस को, जो यूएस चाहे वो करे। तो नॉर्मल सी बात है, उसके लिए उन्होंने इजराइल को एक सबसे ट्रस्टेड सोर्स माना कि अगर हम इसको पावरफुल बनाएंगे तो जब चाहेंगे तब इसके माध्यम से इन सारे देशों को हम धूल चटा सकते हैं। ये मतलब इजराइल का उस टाइम पे इसका प्लान था अमेरिका का। तो अमेरिका को लगा कि अगर इजराइल के माध्यम से इस क्षेत्र में बढ़ रहे सोवियत संघ के प्रभाव को वो काउंटर कर सकता है तो नॉर्मल से, और अगर काउंटर करता है तो इसके बाद वो उससे नेचुरल रिसोर्सेज का भी लाभ उठा सकता है। तो ऐसा उस टाइम पे यूएस को लगा, तो उसने मतलब इस टाइम से इजराइल को सैन्य समर्थन देना शुरू किया। और उसने, अमेरिका ने एक पॉलिसी बनाई कि हम इस क्षेत्र में, मतलब इस एरिया में जो इजराइल है इसको हम मिलिट्री सुपरमेसी देंगे, मतलब सबसे ज़्यादा अस्पष्ट समर्थन करेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर इस एरिया में कोई देश होगा तो कौन होगा? इजराइल होगा। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे कि इजराइल जो है उसके पास
एटॉमिक पावर भी आप लोग जानते होंगे कि मतलब हालांकि उसने घोषणा तो नहीं किया, लेकिन हर कोई जानता है कि इजराइल के पास एटॉमिक पावर है, परमाणु बम है। और इजराइल और अमेरिका मिलकर इन सारे देशों को, जो ये देश हैं, इनको ये कहता है कि आप ये पावर विकसित नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग देखे होंगे जब ईरान ये पावर विकसित करने की कोशिश कर रहा है तो उसको विकसित नहीं करने दिया जा रहा है। ओके, तो इसके बाद आप लोग जानते होंगे कि 1970 में फिर अरब इजराइल का युद्ध होता है, जिसका भी परिणाम अरब देशों के लिए बहुत ही बुरा होता है और इजराइल इस युद्ध में जीतता है। और इसी बीच जो है इस क्षेत्र में यूएसएसआर का प्रभाव भी बढ़ने लगा था। ठीक, तो जब यूएसएसआर का प्रभाव बढ़ने लगा तो अमेरिका ने सोचा भाई अगर इसको हमें काउंटर करना, नॉर्मल सी बात है ना, अगर यूएसएसआर का प्रभाव बहुत बढ़ता तो अमेरिका का वहाँ पे इंटरेस्ट घटने लगता, उसका जो पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन यहाँ पे है, जो वो इम्पैक्ट कर रहा था देशों को वो कम होने लगता। तो इसीलिए अमेरिका ने इजराइल को यहाँ पे सबसे ज़्यादा समर्थन किया, जिससे वो इन सारे देशों को जब चाहे तब अपने खेमे ही बना के रखा सके। एक कह सकते हैं डर से ये तो समझ रहे हैं कि भाई कुछ भी होगा तो इजराइल से हम लोग जीत नहीं पाएंगे, नॉर्मल सी बात है। इसलिए अमेरिका ने सोचा कि अब हमें अगर यहाँ पे सोवियत यूनियन के प्रभाव को कम करना है, यानी कम्युनिस्ट इम्पैक्ट को यहाँ कम करना है, तो सबसे पहले इन देशों में बैर कराना होगा। ये देश हैं ये मतलब मिस्र हो गया, इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, इन सब में सबसे पहले हमें फूट डालना होगा। तो आपको पता होगा तो अमेरिका ने इसके लिए बहुत कोशिश किया और 1979 में जाके इसमें सफल हुआ, जब मिस्र जो है वो इजराइल को समर्थन कर देता है। मतलब इसके पहले कोई देश ने इसको समर्थन नहीं किया था यहाँ के पश्चिम एशिया के, इसने इसके फॉर्मेशन को मान्यता भी दिया। और उस टाइम पे आई थिंक वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे अनवर सादात जी थे और अमेरिकी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर जी थे। आपको पता होगा कि मतलब उसने मिस्र से मतलब इजराइल से संबंध कायम कर लिए। और जब ये यहाँ से, इसको आप कैंप डेविड एकॉर्ड बोलते हैं, जब ये समझौता हुआ था, इस समझौता के माध्यम से इसने जो मिस्र है इजराइल को एक्नॉलेज किया था, मान्यता दिया था एक देश के रूप में। तो इसी टाइम पे जो वो है यूएसएसआर है, ये एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो यहाँ से यहाँ इन्वेजन कर देता है, अफगानिस्तान में इन्वेजन कर देता है। अफगानिस्तान एक कभी ना ख़त्म होने वाला युद्ध है। मतलब अभी तक यहाँ पे जो भी आए हैं वो यहाँ से उल्टे मुँह खा के गए हैं। चाहे वो आपको पता होगा कि सिकंदर भी यहाँ पे आए थे, यहाँ पे उनको तीर लगा था, इसके बाद जब वापस गए उनकी डेथ हो गई। यूनाइटेड किंगडम का ही हाल हुआ, कभी भी वो इसको अपने कंट्रोल में पूरा तरह से नहीं ले पाया। अब यही गलती यूएसएसआर ने कर दिया। जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया तो नॉर्मल सी बात है, अपने इम्पैक्ट को बनाने के लिए और अफगानिस्तान को मैनेज करने के लिए उसने सारे पावर्स को अपने यहाँ पे झोंक दिया। और यहाँ से निकलते निकलते यूएसएसआर का डिक्लाइन हो गया। मतलब अफगानिस्तान एक तरीके से कह सकता हूँ कि यूएसएसआर को खा गया, बर्बाद कर दिया एकदम से। उसकी जो इकोनॉमिक पावर थी एकदम कोलैप्स कर गई, विखंडन हो गया। जो यूएसएसआर है वो टूट कर शायद 14-15 देशों में विभक्त हो गया, जिसको आज आप देख रहे होंगे यूक्रेन, बेलारूस, स्लोवाकिया, ये सब जो देश हैं वो उसके ही पार्ट थे एक टाइम पे। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब में उसका कंट्रोल था। लेकिन अब ये इसने गलती कर दी तो नॉर्मल सी बात है, जब ये टू पोलर वर्ल्ड है, बाईपोलर वर्ल्ड है, वो जब यूएसएसआर का डिक्लाइन हो गया तो अब यूनिपोलर वर्ल्ड बना। तो अब जो करेगा यूएस करेगा, यूएस लेट वर्ल्ड ऑर्डर है। तो अब क्या हुआ कि अनवर सादात जो 1979 में यहाँ से करके गए हैं, मतलब इजराइल को मान्यता देके गए हैं, कैंप डेविड समझौता किए, उसके बाद जब वो वापस अपने देश में तो इनका यहाँ पे एसेसिनेशन हो जाता है। मतलब यहाँ की जो पब्लिक है, मतलब लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अलाई करते हैं, अपने आप को बना के रखते हैं। मतलब फलस्तीनियन के लिए उनके लिए बहुत हमदर्दी, एक इमोशनल टच है, एक इमोशनल कनेक्शन, एक रिलेशन है। इसलिए आप रिसेंटली सुने होंगे जब जो बाइडेन जो है MBS, आप जानते हैं सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान है क्राउन प्रिंस, उन पर प्रेशर बना रहे थे कि आप इजराइल को मान्यता दे एक देश के रूप में। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये सब कर दूंगा, लेकिन यहाँ के लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। मतलब उनका यही एक इशारा था कि जिस तरीके से अनवर सादात को नहीं छोड़ा गया, उस तरीके से हमें भी यहाँ के लोग नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए मतलब आप देखेंगे कि आज जो अमेरिका है, इस सारे जो रीजन है, इस रीजन को मैनिपुलेट करने के लिए अपने अकॉर्डिंग अमेरिका ने इजराइल को वहाँ पे खड़ा किया। अगर आज इजराइल मतलब अमेरिका इजराइल से पीछे से हट गया तो नॉर्मल सी बात है, इजराइल बहुत दिन तक वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। मतलब जितने भी उसको ये मतलब जो आयरन डोम, इसका फंड कौन किया था? अमेरिका ने किया। और भी जो मल्टी लेयर जो डिफेंस सिस्टम है वो कौन दिया उसको? अमेरिका ने दिया है। अभी भी अमेरिका हर साल उसको बिलियंस ऑफ सैन्य मदद देता रहता है इजराइल को। क्यों देता है? मतलब कह सकते हो कि जो पैलेस्टीनियंस हैं उन पे बम गिराने के लिए। आज भी मतलब इजराइल को देख रहे होगे कौन सपोर्ट दे रहा है, सबसे ज़्यादा एमिनेशंस कौन दे रहा है, आर्म्स कौन दे रहा है? नॉर्मल सी बात है,
अमेरिका दे रहा है, जबकि वो जान रहा है उसके जो वैल्यूज़ हैं, मतलब अमेरिका के वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो एक वैल्यूज़ खड़ा किया है कि देश में पीस होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, इन सारे चीज़ों के बाद भी वो ऐसा करता है। तो इसीलिए अब जो ये अमेरिका लेड वर्ल्ड ऑर्डर है, इसको लोग चैलेंज कर रहे हैं। मतलब मतलब काफ़ी टाइम तक तो अमेरिका अकेले ही था, पावर था, लेकिन अब आप देख रहे होंगे तो एशिया में चाइना हो गया और रूस हो गया। हालांकि रूस आता तो यूरोप में पड़ता था, एशिया में पड़ता, और इंडिया भी ये एक पावर बन के उभर रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अब भाई आपकी दादागिरी कोई काहे बर्दाश्त करेगा, कब तक बर्दाश्त करेगा। तो अब ये देश जो है उसके पावर को चैलेंज कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि अब एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे जो अमेरिका का अल्टरनेटिव हो, मतलब उसका एक विकल्प हो। यहाँ पे कोई एक पावर ना हो, जो शक्तियाँ हैं कोई एक जगह केंद्रित होकर ना रह जाएं, बल्कि वो बहुत सी जगह, मतलब एक डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड ऑर्डर रहे, मतलब बहुत से पावर वहाँ पे एग्जिस्ट करे। ये अब लोगों की मंशा है। इसके लिए आप लोग देख रहे होंगे रिसेंटली ब्रिक्स का समिट भी हुआ है कजान रूस में। लेकिन अब देखना होगा कि ये क्या एक उसका अल्टरनेट बन सकता है जो यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर है। यूएस जो अपना वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे तो खड़ा नहीं किया, उसने एक पूरे इंस्टीट्यूशंस को खड़ा किया अपने वर्ल्ड ऑर्डर के सपोर्ट में। चाहे आप IMF को देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक को देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस भी। अब आपने रिसेंटली भी न्यूज़ देखे होंगे, अगर आप लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स को थोड़ा सा फॉलो कर रहे होंगे, तो जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, वो मतलब जो नेतन्याहू हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनको वार क्राइमिनल डिक्लेयर नहीं कर रहा है, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी नहीं कर रहा है। वो 5 महीने से इस पर डिले कर रहा है। लेकिन वहीं जो सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन को, उनके लिए 24 घंटे में उनको अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था, वार क्रिमिनल घोषित कर दिया था। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि जो यूएस है वो कैसे अपने हेजुमनी को बना के रखे हुए है। सबसे पहले वो ऐसे पावर्स खड़ा किए हुए हैं इस एरिया में इजराइल के रूप में, जो जब चाहे तब इन सबको अटैक कर सकता है। इसीलिए ईरान क्या कर रहा है कि वो अपने आप को एक एटॉमिक पावर के रूप में डेवलप कर रहा है, जिससे जब एटॉमिक पावर ईरान बन जाएगा तो नॉर्मल सी बात है कि कुछ ना कुछ बैलेंस तो पावर हो जाएगा। ओके, बिकॉज अगर कुछ भी होता है तो वो इस पर अटैक कर देगा। और जो अटैक्स हुए हैं वो जब इजराइल की धरती को हिट किए, तो ये मिथ भी टूट गया है कि जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम हो किसी भी वार्स को इजराइल पे नहीं होने देंगे। अब तो ऐसा चीज़ें रही नहीं है, अब काफ़ी ज़्यादा अटैक्स वहाँ भी हुए हैं। हालांकि वहाँ की नॉर्मल सी बात है, युद्ध में आपके डाटा लीक होते हैं तो ये आपके मोरल को बूस्ट नहीं करता, आपका मोरल डाउन करता है, जिससे युद्ध में आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। इसलिए जो इजराइल है वो अपने यहाँ का बहुत ज़्यादा डाटा लीक नहीं कर रहा है, डाटा आने नहीं दे रहा है बाहर की। उससे कितने आम इस वार में मरे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप लोगों ने बीच में न्यूज़ भी देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा जो ईरान के बैलिस्टिक्स मिसाइल थे उसके धरती को हिट भी किए थे, हमें इजराइल के सोल को हिट भी किए थे। तो अगर यहाँ पे ईरान के पास एटॉमिक पावर आ जाता है और अगर वो ऐसा कर देता है, भाई इजराइल के लिए सबसे बड़ी समस्या उसका ज्योग्राफी है, छोटी सी एरिया में इजराइल है जहाँ पे मुश्किल से 10-5 शहर मेन है। अगर वहाँ पे ये अटैक कर देता तो नॉर्मल सी बात है, ख़त्म हो जाएगा इजराइल। तो इसीलिए इसको बैलेंस रहे, इसीलिए लोग चाहते हैं कि ईरान में कोई भी एटॉमिक पावर ना हो। इसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत बार वहाँ पे अटैक भी करते हैं। वहाँ के जो मतलब मोस्ट साइंटिस्ट हैं जो वहाँ से जुड़े हुए हैं वहाँ के एटॉमिक पावर प्रोग्राम से, उनको भी वो असैसिनेट करता रहता है अलग अलग तरीके से। आपने ये न्यूज़ भी सुना होगा। तो ये मेन रीजन है यूएस का, इसका जो जोग्राफी है ये मेन रीजन है। सबसे पहले यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल रिसोर्सेस है, दूसरा क्या है कि ये एक ट्रेड रूट है, तो जिसके लिए यूएस जो है एक अंधा सपोर्ट करता है, ब्लाइंड लव है इजराइल के लिए यूएस के पास। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहली बार आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इश्यू के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।